हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं यहां पर एक सीरीज चली है और जिस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ में डेफिनेशन, सारी की सारी हम बात 1 घंटे में कवर करते हैं। पूरा चैप्टर 1 घंटे में आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं 1 घंटे के भीतर, पूरा एक चैप्टर। लेकिन एक मैं आपको बात बता देता हूं कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 14 भैया ये 2 चैप्टर हैं जिनको हम लोगों ने करीब करीब 2 घंटे में कंप्लीट किया है। कहने का मतलब है इन दोनों चैप्टर्स के मैंने 2-2 वीडियोस दिए हैं रिवीजन के लिए, लेकिन अन्य सभी चैप्टर्स हैं वो मैंने एक ही वीडियो में 40 से 45, 50 या 1 घंटे की क्लास में हमने एक पूरे चैप्टर को कवर किया है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, जो आपके पास जो समय बचा है 1 दिन का, इस 1 दिन के समय में अगर आप पूरा रिवीजन करना चाहते हैं तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है एक प्लेलिस्ट का, रिवीजन प्लेलिस्ट का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने हर चैप्टर का आपके सामने वीडियो होगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा और 14 चैप्टर हैं तो 14 चैप्टर के 16 वीडियोस हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि चैप्टर नंबर 9 के आपको 2 वीडियोस मिलेंगे, चैप्टर नंबर 14 के भी 2 वीडियोस मिलने वाले हैं। ये भैया दूसरा आज क्लास है, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 14 का एक क्लास दे चुका हूं। ठीक है, तो 16 क्लासेस हैं, करीब 16 घंटे लगने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बात बता देता हूं कि आप YouTube पर पढ़ रहे हैं आराम से, आप 1.5x की स्पीड में आराम से पढ़िएगा तो मुझे उम्मीद है आप सारे के सारे चैप्टर 10, 11, 12 घंटे में कवर कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूं भैया। अगर ये आपने रिवीजन कर लिया, इस टाइम का यूटिलाइज कर लिया, अच्छे से आपने रिवीजन कर लिया, तो आप एग्जाम में भैया एग्जाम में फोड़ के आओगे। अपना पेपर ध्यान से देखोगे, पता लगेगा यार ये तो सब अभी हम पढ़ के आए हैं। तो भैया ये 10-11 घंटे जो आपके पास हैं इनका यूटिलाइज कर लो। 4-4, 5-5 घंटे करके धीरे धीरे आप पढ़ाई कर लो। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ये क्लासेस देख करके ही आप जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है रिवीजन प्लेलिस्ट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट खुल करके आ जाएगी। अदरवाइज आप कोचिंग के चैनल पर जैसे ही जाएंगे, आर्या कोचिंग सर्च करेंगे यूट्यूब बॉक्स में और आपको क्या करना है, चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, पहली प्लेलिस्ट आपको वही मिल जाएगी, रिवीजन प्लेलिस्ट। ओके, तो अच्छे से हर एक चैप्टर का रिवीजन आसानी से कर पाओगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरे डेरिवेशन, डिफिनेशन सहित मैंने आपको रिवीजन करवाया है। आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। जिस चैप्टर का अगर नहीं भी करना है, भैया पता है कि हमें ये पूरा चैप्टर आता है तो ना करिए यार। जो आपको लगता है कि यार ये चैप्टर मुझे पढ़ना है तो उस चैप्टर का रिवीजन आसानी से कर लीजिएगा। जिस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं बस प्लेलिस्ट को ओपन करिए, जिस चैप्टर का रिवीजन करना है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, जो आपको लगता हो बस उस पर क्लिक करिए। 1 घंटा बस समय दीजिए, आपकी पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलो अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी बकवास इसलिए कर ली क्योंकि इंपॉर्टेंट थी ये बात, और साथ ही साथ में कुछ टॉपिक बचे हैं। जो क्लास है आज का बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 14 की सेकंड क्लास है। मैं यहां पर डाल देता हूं भैया, ये चैप्टर नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 की बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 14 की ये लेक्चर जो है 2 है, मतलब ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले मैं आपको दे चुका था। ठीक है, तो इसमें कुछ ही टॉपिक है, इनको हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, सबसे पहले इसको देखिए, फिर रिवीजन जिस चैप्टर का करना चाहते हैं आप आराम से करिएगा। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास को। भैया एक बात और कर दे, साथ ही साथ में लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपने छोटे छोटे बच्चों को, मतलब यार जो आपके जूनियर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनसे बताओ भैया यहां पर इस चैनल पर आइएगा। अच्छे से आप फील के साथ में फिजिक्स पढ़ेंगे, हमारे साथ मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ में आपको भी जाने की कहीं जरूरत नहीं है भैया। इंटर के बाद अगर आपने एम बनाया है एयरफोर्स का, ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एयरफोर्स का फ्री में कोर्स आपको करवाने वाला हूं, मैथ और फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा फ्री में। ओके, टेंशन नहीं लेना, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करिएगा भैया। चलो चलते हैं, अपना क्लास देखते हैं। ओके, फोटो डायोड। भैया फोटो डायोड सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है आज का? फोटो डायोड। इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फोटो डायोड होता क्या है जरा समझते हैं भैया।
फोटो कहीं पर लग जाए तो फोटो का मतलब होता है यार प्रकाश। तो फोटो डायोड एक्चुअल में होता क्या है, एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी युक्ति है, ये अर्धचालक सही बनी होती है। अर्धचालक ये चैप्टर ही है, तो ये चैप्टर का नाम ही है अर्धचालक एवं युक्तियां। तो अर्धचालक और अर्धचालक से बनी हुई युक्तियों के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो भैया फोटो डायोड यार क्या है, तो फोटो डायोड एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जो क्या करती है, प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश को संसूचित करती है। यार प्रकाश को संसूचित करने का मतलब है प्रकाश को डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने का मतलब है या कि प्रकाश कितना तीव्र है, कितना कमजोर है, ये पता लगाना। मतलब प्रकाश तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई तीव्र प्रकाश होता है, कोई डिम प्रकाश होता है, हल्का प्रकाश होता है। तो प्रकाश की तीव्रता को कैसे मापें, तो भैया मापने का यंत्र है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करता है, मैंने अभी बताया फोटो डायोड क्या है। ये एक तो अर्धचालक युक्ति है, ये अर्धचालकों से ही बनी हुई है। एक्चुअल में देखा जाए तो भैया पीएन संधि डायोड जो हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, एक्चुअल में फोटो डायोड भी एक पीएन संधि डायोड ही है। लेकिन यह पीएन संधि डायोड जो है वो नॉर्मल पीएन संधि डायोडों की अपेक्षा कुछ ज्यादा अपमिश्रित होती है। उसमें जो अपद्रव्य मिलाया जाता है ना, मैंने जो बताया था डोपिंग, मतलब अपद्रव्य जो मिलाने की घटना है उसे हम डोपिंग कहते हैं। तो जो अपद्रव्य मिलाया जाता है 3 संयोजकता वाला या फिर 4 संयोजकता वाला जो भी है, तो अपद्रव्य कुछ अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। इसका मतलब है फोटो डायोड क्या है, फोटो डायोड मूलतः एक पीएन संधि डायोड ही होता है जो सामान्य पीएन संधि डायोडों की अपेक्षा अधिक अपमिश्रित होता है। पहली बात, ठीक है। यह किसके काम आता है, तो फोटो डायोड प्रकाश को संसूचित करने के काम आता है। प्रकाश को संसूचित करता है, कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। एक बात मैंने बोला है कि फोटो डायोड क्या है भैया, पीएन संधि डायोड ही है, इसका आपको परिपथ बनाना है। अच्छा एलईडी पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी भैया, एलईडी जैसा परिपथ था, बस वैसे ही आपको परिपथ बना देना है, कोई दिक्कत नहीं लेना है। फोटो डायोड क्या करना है, जैसे एलईडी आपने बनाया था ना यार, वैसे ही आपको बनाना है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, एलईडी हम लोगों ने कुछ ऐसे बनाई थी, वैसे ही हम लोगों को यहां पर फोटो डायोड बनाना है। ये भैया ये एक पीएन संधि डायोड टाइप में था। इस सिरे पर हमने एक बैटरी लगाई थी, यहां पर एक धारा सीमक लगाया था, ऐसा ही था, कुछ याद आ रहा है, याद आना चाहिए यार, ठीक है। यहां पर बैटरी लगाई थी। अब ध्यान से देखना, फोटो डायोड, अभी जब हम लोगों ने एलईडी पढ़ी थी पिछले वाले लेक्चर में, तो हमने ये बताया था एलईडी को अग्रदिशिक रखा जाता है। मतलब पी वाले बैटरी के प्लस टर्मिनल को पी वाले क्षेत्र से और माइनस टर्मिनल को एन वाले क्षेत्र से जोड़ा था, ऐसा ही किया था। बस फोटो डायोड को उल्टा जोड़ा जाता है, इसे अग्र अभिनत नहीं रखा जाता है, इसे पश्च दिशिक रखा जाता है, उत्क्रम अभिनत रखा जाता है। भैया जानते हो उत्क्रम अभिनत क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो भैया इसका लेक्चर 1 देखिए, आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, उत्क्रम अभिनत रखा जाता है तो इसका मतलब है इसका निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ेगा, ओके, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव वाला भैया पी से, पी क्षेत्र से जुड़ा, प्लस वाला एन क्षेत्र से जुड़ा, तो भैया ये क्या हो गया, उत्क्रम अभिनत हो गया। तो ये एक पीएन संधि डायोड थी जिसे उत्क्रम अभिनत वोल्टेज दिया जाता है। बात क्लियर है। अब यही है एलईडी। अब जरा समझना इसमें करना क्या होता है, ये प्रकाश को संसूचित कैसे करता है, मैं पूरी आपको बात बताने वाला हूं फील के साथ। ये याद रखना भैया, रिवीजन करवा रहे तो रिवीजन का मतलब केवल यही नहीं है कि भैया हम जल्दी जल्दी बकते चले जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से फील के साथ समझाने का प्रयास करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमारी सारी रिवीजन की क्लास आप देख करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा करके आओगे और अच्छी तरीके से हर चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा भाई। चलो आप ध्यान से देखिए जा, यहां पर मैंने क्या बताया, ये है पीएन संधि डायोड, ठीक है। यहां पर एक बैटरी लगाई है, पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत रखा गया है, और ये है एक धारा सीमक आर, ओके। ये है हमारी बैटरी ए, ओके। अच्छा, अब यहां पर किया क्या जाता है, जैसे ही उत्क्रम अभिनत वोल्टेज लगाया जाता है, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना आप जो अभी तक नहीं सुनी थी। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताई थी कुछ बातें। भैया यहां पर हमारा इंक जो है कुछ ज्यादा ही हो गया यार कुछ ज्यादा हो गया, देखो हमारे ऊपर आ गई। कोई नहीं है, मैं इंक डाल देता हूं यार, ज्यादा ही डाल देता हूं कुछ, और मैं सोचता हूं कि बीच में ना खत्म हो यार,
ठीक है, कोई बात नहीं है, चश्मा लगा लेता हूँ यार, अच्छे लग रहे हैं ना। चलो आइए, मैं बोल रहा था हाँ, आप ध्यान से देखिए, जैसे पीएन संधि डायोड था, ओके, पीएन संधि डायोड था, ध्यान से समझना जरा, यहां पर संधि बनी थी और यहां पर अवक्षय परत थी भैया, अवक्षय परत थी, इसमें कोटर थे, ये पी क्षेत्र था हमारा, इसमें कोटर थे, ओके, ये एन क्षेत्र था, इसमें इलेक्ट्रॉन थे, ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन थे, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर क्या कोटर ही केवल थे या फिर इलेक्ट्रॉन भी थे? तो मैंने बताया था अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में यहां पर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इधर साइड में अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कोटर भी होते हैं। जैसे ही अवक्षय परत बनती है, यहां पर इधर साइड में प्लस बनता था, इधर साइड में माइनस बनता था और यहां पर वैद्युत क्षेत्र इस तरह से बनता था। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ना तो इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या करता था, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाता था और ये कोटर उधर नहीं जा पाता था, यही तो होता था। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर जब अग्र अभिनत वोल्टेज लगाया जाता था, ध्यान से समझिए, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, ठीक है। अग्रदिशिक वोल्टेज लगाया जाता तो ये अवक्षय परत धीरे धीरे कमजोर हो जाती थी और फिर इलेक्ट्रॉनों का आना जाना शुरू हो जाता था, परिपथ में धारा आराम से प्रवाहित होती थी ना, जब अग्रदिशिक वोल्टेज लगाया जाता था। अब मैं बात कर रहा हूं भैया उत्क्रम अभिनत की, यहां पर क्योंकि हमें उत्क्रम अभिनत जरूरत है। उत्क्रम अभिनत में जरा ध्यान से देखना, उत्क्रम अभिनत में होता क्या यार, एक्चुअल में यहां पर प्लस आता है और यहां पर माइनस आता है, वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन बनता है और ये वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, इस वैद्युत क्षेत्र की सहायता करता है और जब सहायता करेगा तो अवक्षय परत और चौड़ी हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन और इधर नहीं आ सकते और कोटर इधर बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ गई है। ऐसे दिख नहीं रहा था यार, मतलब आप लोग नहीं यार, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। चलो, तो कोटर इधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये वाला और सहायता करा तो भैया ये और दूर हो जाएंगे, अवक्षय परत और चौड़ी हो गई। लेकिन अब जरा यहां पर ध्यान से आओ भैया, ये वोल्टेज है इस तरफ, इलेक्ट्रॉनों पर बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, कोटर पर बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन जो इसके भीतर अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में है। भैया हम कोटर की बात नहीं कर रहे इसमें वाले, हम इसके इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में है, ये वाले, और इसके कोटर की बात कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में है यहां पर, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर बल किस दिशा में लगेगा, इस क्षेत्र के कारण इस दिशा में, ये विपरीत दिशा में, कोटर पर बल क्षेत्र की दिशा में। तो ये वाला कोटर तो इधर आ सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इधर आ सकता है। भैया ये वाला कोटर इधर नहीं जा सकता, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते, लेकिन ये वाले कोटर तो नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन तो उधर जा सकता है। ये वाला कोटर, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इधर नहीं जा सकता, लेकिन ये वाले जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कोटर हैं ये तो इधर जा सकते हैं। मतलब इनका तो आदान प्रदान हो सकता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का आदान प्रदान हो सकता है जब हमने उत्क्रम अभिनत वोल्टेज लगाया है तब। इसका मतलब है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है और भैया होती भी है, लेकिन ये धारा जो होती है इतनी कमजोर होती है, इतनी क्षीण धारा होती है जो किसी काम नहीं आती है। माइक्रो एम्पियर में धारा होती है जो किसी लायक नहीं होती है। इसलिए हम कह देते हैं कि भैया उत्क्रम अभिनत वोल्टेज जब लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इसमें धारा प्रवाहित तब भी होती है लेकिन वह बहुत कमजोर धारा होती है जिसे हम उत्क्रम धारा कहते हैं। तो भैया याद रखना, जब उत्क्रम वोल्टेज लगाया जाता है तो इसमें उत्क्रम धारा प्रवाहित होती है और उत्क्रम धारा जो प्रवाहित होती है किसके कारण प्रवाहित होती है, जरा बताइए किसके कारण? वो प्रवाहित होती है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। बात क्लियर है? ओके। जैसे ही हमने यहां पर उत्क्रम अभिनत वोल्टेज लगाया तो क्या होगा, इसमें कुछ धारा होगी, इसमें क्या होगी, कुछ धारा होगी, ठीक है, जो माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित हो रही होगी जिसे हम उत्क्रम धारा कहते हैं, ठीक है। तो पहले वाली धारा कुछ भी है, मान लिया 1 माइक्रो एम्पियर है, 1.5 माइक्रो एम्पियर है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि अभी जो उत्क्रम धारा है वो है 1 माइक्रो एम्पियर की, बहुत कमजोर धारा है जो किसी काम नहीं आ सकती। 1 माइक्रो एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जब हमने वोल्टेज लगाया। अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक्चुअल में हम करेंगे क्या, इस
इसमें मान लिया ये उत्क्रम अभिन्नत वोल्टेज दिया है, इसमें 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मैं मतलब इसको इस तरह इसको और इसको कनेक्ट करके मैं आपको समझा रहा हूं। मतलब यहां पर ये वाला जो पोर्शन है मैंने यहां पर फैला करके बना दिया है ये पीएन संधि डायोड को। ये तो प्रतीक था, ये पूरा डायोड मैंने बना करके दिखाया। अब जरा समझो, अब हम करते क्या है, यहां पर यार प्रकाश डालते हैं। जिस प्रकाश को संसूचित करना होता है, जिस प्रकाश को हमें डिटेक्ट करना होता है, उस प्रकाश को हम संधि पर डालते हैं। और जैसे ही ये प्रकाश संधि पर पड़ेगा तो प्रकाश क्या है, फोटोन है। फोटोन के पास एनर्जी होती है कुछ, फोटोन के पास जो एनर्जी होती है जिसे हम एच न्यू कहते हैं, या फिर कहीं पर एच एफ भी आप लिखा देखेंगे। एफ यहां पर फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, न्यू भी आवृत्ति होती है। तो आप एच न्यू से लिखें या फिर एच एफ से लिखें, आपकी मर्जी है। ये फोटोन जब आता है और इसकी सतह पर पड़ता है, संधि के समीप पड़ता है, तो एक्चुअल में होता क्या है, संधि के समीप जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है फोटोन वाली। यह फोटोन आया, इसने ऊर्जा दे दी, यहां पर कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहां पर भैया बहुसंख्यक आवेश वाहक जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अभी बंधे हुए हैं, सहसंयोजी बंध से बंधे वाले तो इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। कहने का मतलब ये वाले तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर भी इलेक्ट्रॉन तो हैं, इलेक्ट्रॉन तो हर जगह पर रहेंगे, लेकिन यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बेचारे, संयोजी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो अभी सहसंयोजी बंध से बंधे हुए हैं। और जैसे ये एनर्जी पाते हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है, कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। और सहसंयोजी बंध टूटेंगे तो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जो अभी बंधन में बंधा था वो निकल गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पर खाली स्थान बचेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कोटर। तो जैसे ही एक सहसंयोजी बंध टूटेगा तो क्या होगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, एक कोटर मुक्त हुआ। तो यहां पर मान लिया कि यहां पर कोई सहसंयोजी बंध टूटा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, एक कोटर मुक्त हुआ। एक सहसंयोजी बंध टूटने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, एक कोटर मुक्त होगा। और एक ही फोटोन तो पड़ेगा नहीं भैया, करोड़ों की संख्या में फोटोन पड़ेंगे। जब प्रकाश डाला जाएगा तो भैया एक फोटोन थोड़ी डाला जाएगा, मतलब करोड़ों की संख्या में फोटोन पड़ेंगे। करोड़ों की संख्या में जब फोटोन पड़ेंगे, अब जरा समझना, करोड़ों की संख्या में जब फोटोन पड़ेंगे तो करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन और कोटर बनेंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन तो ये है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाना शुरू कर देगा और कोटर इस दिशा में जाना शुरू कर देगा। ऐसे ही करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और कोटर इधर जाएंगे। इस तरह से इस परिपथ में धारा जो अभी 1 माइक्रो एम्पियर की प्रवाहित हो रही थी, इस धारा के मान में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अब कोटर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा प्रवाहित हो रही है। अभी तो केवल अल्पसंख्यक आवेश वाहक ही केवल इधर उधर जा पा रहे थे, केवल उन्हीं का आदान प्रदान हो रहा था, तो बहुत हल्की धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही हम प्रकाश डालेंगे, प्रकाश के फोटोनों से एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त होंगे, कोटर भी मुक्त होगा, इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होगा। तो क्या होगा, कोटर इलेक्ट्रॉनों की गति, मतलब इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में, कोटर दिशा में जाने लगेंगे और उत्क्रम धारा का मान बढ़ जाएगा। उत्क्रम धारा का मान लिया हो गया 2 माइक्रो एम्पियर। तो यह देखा गया कि 1 माइक्रो एम्पियर से 2 माइक्रो एम्पियर हो गया। दूसरा प्रकाश डाला गया, यह वाला प्रकाश हटा करके कोई दूसरा प्रकाश डाला गया, तो उसमें 1 माइक्रो एम्पियर तो पहले से था। उस प्रकाश को डालने से मान लिया कि जो प्रकाश अब उत्क्रम धारा का मान 3 माइक्रो एम्पियर हो गया। तीसरे प्रकार का प्रकाश डाला गया तो उत्क्रम धारा का मान 4 माइक्रो एम्पियर हो गया। तो इससे यह पता चल रहा है कि यह वाला जो प्रकाश पहले डाला गया था यह कमजोर था, क्योंकि इसने धारा कम बढ़ा पाई है। दूसरा वाला जो प्रकाश डाला गया है उसने पहले वाले की अपेक्षा अधिक धारा में वृद्धि कर दी है। इसका मतलब है यह और पावरफुल प्रकाश था। और तीसरा वाला प्रकाश उससे भी ज्यादा पावरफुल था, मतलब उसकी तीव्रता और ज्यादा अधिक थी। तो प्रकाश की तीव्रता को हम इसमें प्रारंभिक उत्क्रम धारा और प्रकाश डालने के बाद की उत्क्रम धारा के बीच में अंतर को समझ करके हम समझ पाते हैं कि प्रकाश वो कितना तीव्र है। अगर प्रकाश ज्यादा तीव्र है तो पहले वाली धारा और प्रकाश के डालने के बाद वाली धारा में बड़ा अंतर होगा। अगर प्रकाश कमजोर है तो पहले वाली धारा और प्रकाश के डालने के बाद वाली धारा के बीच में अंतर कम होगा। इस प्रकार से हम प्रकाश को संसूचित कर लेते हैं
इस डायोड की सहायता से, जिसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। तो फोटो डायोड क्या, मैंने आपको पूरा समझाया है, अब जरा समझो मैं आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले फोटो डायोड के बारे में आप क्या लिखेंगे? फोटो डायोड एक अर्धचालक युक्ति है जो मूलतः पीएन संधि डायोड ही होता है, किंतु यह सामान्य पीएन संधि डायोडों की अपेक्षा अधिक अपमिश्रित होता है। ठीक है, इसे सदैव पश्च दिशिक या उत्क्रम अभिनत वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? इसका उपयोग प्रकाश को संसूचित करने में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये डायग्राम बना देना है, इसका परिपथ आरेख बना देना है, और परिपथ आरेख में भैया प्रकाश को यहां पर डालता हुआ दिखा देना है। ठीक है, यहां पर एरो इस साइड में बनाना। ठीक है, यहां पर एलईडी में एरो बाहर साइड में था, फोटो डायोड पर एरो अंदर साइड में रहेगा, क्योंकि यहां पर प्रकाश डाला जा रहा है, यहां से निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको परिपथ आरेख बना देना है। उसके बाद में आप जो भी लिख सकते हैं लिख देना। क्या लिखोगे? जब इसको उत्क्रम अभिनत वोल्टेज दिया जाता है तो परिपथ में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्क्रम धारा, बहुत सूक्ष्म उत्क्रम धारा प्रवाहित होती है। ये लिख करके ना दिखाना 1 2 3 माइक्रो एम्पियर, ऐसे लिखना, बहुत अति सूक्ष्म उत्क्रम धारा प्रवाहित होती है। जब इस डायोड पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के फोटॉन अपनी ऊर्जा संधि पर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जिससे वह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के संयोजी बंध तोड़ देता है और उससे एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में तथा कोटर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे उत्क्रम धारा का मान बढ़ जाता है। उत्क्रम धारा के मान में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करके प्रकाश की तीव्रता को समझा जाता है या फिर अनुमान लगाया जाता है। बात क्लियर है? इस तरह से आपको लिख देना है। पूरा फोटो डायोड मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। भैया हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बहुत तेजी से समझना, सारे टॉपिक अभी है यार। ठीक है, आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। और एक बात याद रखना भैया, अगर क्लास अच्छी लग रही है भैया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो भैया। अगर फोन ऐसे किए हो ना, ऐसे करो, लाइक कर दो। और एक बात है, और एक बात यह है कि अगर हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आइए आर्या_सर, आप सर्च करिए इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर जाकर के सर्च करिए आर्या_सर। यार वहां पर आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहां पर अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको रिप्लाई जरूर देने का कोशिश करूंगा। या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा जो आपको डायरेक्टली वहां पर नहीं बताया जा सकता है तो यूट्यूब पर आकर के मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको देने वाला हूं। ओके, डोंट वरी, आप जा करके सर्च करिए और यहां पर फॉलो कर लो। अभी यार फॉलोअर बहुत कम है, 500 के करीब फॉलोअर हैं यार, समझा करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? ट्रांजिस्टर की बात हम लोग करने जा रहे हैं। भैया ट्रांजिस्टर जो है बहुत तो नहीं पूछा जाता है ट्रांजिस्टर, लेकिन हम लोग इसकी हल्की फुल्की चर्चा करने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जरा समझिएगा, यहां पर ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के मैंने यहां पर लिख भी दिया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। मतलब क्या है यार, ट्रांजिस्टर अभी तक डायोड पढ़ रहे थे, अब ये ट्रायोड है। ट्रांजिस्टर एक ट्रायोड है, मतलब इसमें तीन डायोड, मतलब 3 अर्धचालक युक्तियां होंगी। ध्यान से देखना, एक ट्रांजिस्टर अगर हम बात करें 2 प्रकार के हैं भैया, हमने बताया, जैसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है और एक दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इन दोनों की बात हम लोग साथ ही में करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, अच्छे से समझ के समझाने का प्रयास मैं करूंगा। अगर यहां पर मैं बताऊं आपको कि अगर एक, ध्यान से देखिए, मैं इस तरह से कुछ चित्र बनाता हूं जिससे आप समझने का प्रयास करना भैया, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एक्चुअली होगा क्या, ये रहा, मैं जैसे चित्र बना रहा हूं ना वैसे ही आपको बनाना है। यहां पर भी मैं बना देता हूं एनपीएन के लिए भी। यार थोड़ा धैर्य से देखना, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि क्या कहते हैं, जरूरी है समझना। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसमें है क्या एक्चुअल में, ध्यान से देखना, ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है और ये फिर पी क्षेत्र है। मतलब 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के टुकड़ों के बीच में एक एन प्रकार के अर्धचालक के टुकड़े को दबा करके रखा गया है।
बस बन गया ट्रांजिस्टर। और ये ट्रांजिस्टर कौन सा बना है? PNP, क्योंकि P और P के बीच में N है। इसी प्रकार जब यहां पर क्या है? N है, ये N है और बीच में P है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर बन गया। कब? जब दो N प्रकार के अर्धचालक के टुकड़ों के बीच में एक P प्रकार के अर्धचालक का टुकड़ा रखा जाता है तो बनने वाला ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर कहलाता है। और भैया PNP ट्रांजिस्टर क्या है? जब P प्रकार के अर्धचालक के टुकड़ों के बीच में एक N प्रकार के अर्धचालक के टुकड़े को दबा के रखा जाता है तो बनने वाला ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इधर आओ यार, अब इधर आओ भैया, यहां पर ध्यान से देखना, PNP ट्रांजिस्टर है यहां पे, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां पर देखोगे मैंने इनके साइज में थोड़ा अंतर रखा है। इसमें साइज में क्या अंतर रखा है? ध्यान से देखिए, एक ये वाला टुकड़ा है, एक ये वाला टुकड़ा है, एक ये वाला टुकड़ा है। पहले वाले टुकड़े को हम बोलते हैं उत्सर्जक। क्या बोलते हैं? उत्सर्जक। इंग्लिश में बोलते हैं इमिटर, और इमिटर के टर्मिनल को यहां पर ई से व्यक्त कर देते हैं, ई से। ओके, ये बीच वाला टुकड़ा है, इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं भैया? आधार। और आधार को के टर्मिनल को हम किससे? बी से बेस कर देते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। इमिटर उत्सर्जक हो गया, आधार बी हो गया, बेस हो गया, ठीक है। यहां पे हम लोग अभी तार जोड़ेंगे, ठीक है। ये क्या है भैया? आधार है यार, मैं लिख देता हूं, ये आधार है, ये उत्सर्जक है, और इसको हम बोलते हैं संग्राहक। संग्राहक यार, संग्राहक के टर्मिनल को हम सी से व्यक्त करते हैं, संग्राहक को हम बोलते हैं कलेक्टर। कलेक्ट करने वाला, कलेक्टर। ओके, सो उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, इसमें भी यही है। ये भैया क्या है? उत्सर्जक है, उत्सर्जक। ओके, ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? ये है हमारा संग्राहक है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में भैया ये याद रखना, ट्रांजिस्टर में हमारा जो आधार होता है ना, आधार, अब जरा ध्यान से समझो यार, यहां पे आओ, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सारणी टाइप में बना देता हूं। यहां पे मैं एक तरफ लिखूंगा उत्सर्जक, एक तरफ लिखूंगा आधार, ठीक है, और लिखता हूं संग्राहक। इन सब की बात करता हूं, संग्राहक। ओके, समझ लो यार, ठीक है। यहां पर अगर मैं इनके साइज की बात करूं, साइज में क्या अंतर आपको दिख रहा भैया? सबसे बड़ा साइज किसका है? संग्राहक का। होता है, ये रखा जाता है, मैंने ऐसे ही नहीं फालतू में बना दिया है कि एक छोटा कर दिया एक बड़ा कर दिया, ये एक्चुअल में ऐसे रखे जाते हैं। क्या साइज सबसे बड़ा किसका? सबसे बड़ा किसका है? संग्राहक का। NPN में देखो या PNP में देखो, दोनों में संग्राहक का सबसे बड़ा साइज रहेगा। उत्सर्जक का उससे छोटा, लेकिन आधार का सबसे छोटा। सबसे छोटा जो साइज होगा वो किसका है? आधार का है। और उत्सर्जक का मतलब मॉडरेट, मतलब बीच का है, मतलब आधार से बड़ा और संग्राहक से छोटा होता है उत्सर्जक का साइज। ओके, आइए यहां पर डोपिंग की बात करते हैं यार। डोपिंग मतलब इसमें अपमिश्रण किसका कितना किया गया है। इस वाले पी टाइप अर्धचालक को बनाने में हमने 3 संयुक्ता वाला कोई अपद्रव्य मिलाया होगा, और ये वाला पी टाइप अर्धचालक है, इसको भी पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हमने 3 संयुक्ता वाला तत्व मिलाया गया होगा। तो इसमें और इसमें क्या समान मात्रा में तत्व मिलाया गया होगा? ऐसा नहीं है भैया। याद रखना कि उत्सर्जक की डोपिंग, उत्सर्जक में जो अपमिश्रण किया जाता है उसका सबसे ज्यादा मतलब अपमिश्रण होता है, डोपिंग सबसे अधिक किसकी होती है? उत्सर्जक की। डोपिंग सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? उत्सर्जक की होती है। सबसे कम डोपिंग अगर आपसे पूछी जाए तो भैया आधार की होती है। सबसे कम डोपिंग किसकी होती है? आधार की होती है, और बीच में रहती है संग्राहक की। उत्सर्जक से कम लेकिन आधार से ज्यादा डोपिंग इसमें होती है। बात क्लियर है?
बात क्लियर है। तो ये साइज और डोपिंग के बारे में दो बात क्लियर रखी, अक्सर पूछ दिया जाता है और मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है मैंने बताया, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है मैंने बताया। अब आइए जरा मेरे सामने और मैं आपको बताता हूं, यहां पर जब भी ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करना होता है, आइए यहां पर आइए, जब भी ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करना होता है तो हमेशा याद रखना उत्सर्जक संधि को अग्रदिशिक वोल्टेज दिया जाता है और संग्राहक संधि को पश्च दिशिक वोल्टेज या उत्क्रम अभिनत रखा जाता है। उत्सर्जक संधि को अग्र अभिनत रखा जाता है और संग्राहक संधि को उत्क्रम अभिनत रखा जाता है। मैंने क्या बोला यहां पर मैं फिर लिख देता हूं भैया, उत्सर्जक संधि को कैसे रखेंगे, अग्र अभिनत, ठीक है भैया। संग्राहक संधि को कैसे रखेंगे, उत्क्रम अभिनत। उत्सर्जक संधि को आप कह सकते हैं भैया इमिटर जंक्शन, ठीक है। इमिटर जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, अग्र अभिनत रखेंगे, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो यार ऐसे याद रखो आप, EF इमिटर जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, E से इमिटर जंक्शन, F से फॉरवर्ड बायस मतलब अग्र अभिनत, और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस मतलब EF मतलब इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और C मतलब कलेक्टर संग्राहक संधि कैसे, रिवर्स बायस मतलब उत्क्रम अभिनत, ठीक है। तो यार उत्सर्जक संधि है क्या, तो उत्सर्जक ये है और आधार ये है। उत्सर्जक और आधार के बीच वाली जो ये वाली संधि है, एक ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो संधि बन रही है ये वाली बीच वाली संधि, इसे हम बोलते हैं उत्सर्जक संधि। अच्छा संग्राहक संधि क्या है, तो संग्राहक ये है और आधार ये है। संग्राहक और आधार के बीच में N और P ये है, तो N और P के बीच में एक संधि बन रही है ये वाली, इस संधि को हम बोलते हैं संग्राहक संधि। तो ये है उत्सर्जक संधि, ये है संग्राहक संधि। उत्सर्जक संधि को कैसे रखना है, अग्रदिशिक वोल्टेज देना है। जरा ध्यान से देखो कैसे आप दोगे, यहां पर क्या करना है, ये P टाइप है, अग्रदिशिक वोल्टेज देने के लिए हमेशा P को P से जोड़ेंगे, तो P को P से जोड़ दिया, चलो आइए, और N को नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखो ये N क्षेत्र था, N क्षेत्र को नेगेटिव से, P क्षेत्र को पॉजिटिव से, ओके। अब संग्राहक संधि को पश्च दिशिक वोल्टेज दिया जाता है। ध्यान से देखना भैया, यहां पे आओ, P क्षेत्र को हम काहे से जोड़े, N नेगेटिव पॉइंट से अगर जोड़े तो ये अग्र अभिनत नहीं पश्च अभिनत हो जाएगा ना यार, सामने ला करके जोड़ देना, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि यार ये N क्षेत्र नेगेटिव से जुड़ गया इसलिए ये अग्र अभिनत हो गया, ना भाई ना, ये कमजोर होता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही रहने वाला है। तो ये याद रखो यार, P क्षेत्र जब पॉजिटिव से जुड़े, P क्षेत्र अगर पॉजिटिव से जुड़ता है तो अग्र अभिनत, P क्षेत्र अगर नेगेटिव से जुड़ता है तो वो पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत, समझो। P क्षेत्र यहां पर पॉजिटिव से जुड़ा तो मतलब ये वाली संधि अग्रदिशिक हो गई, अग्र अभिनत हो गई। P क्षेत्र यहां पर नेगेटिव से जुड़ा, इसलिए ये वाली जो संधि होगी भैया, ये वाली जो संधि होगी ये क्या हो जाएगी, उत्क्रम अभिनत हो जाएगी। सिंपल बात है, P क्षेत्र पर ध्यान दिया करो, ओके। तो भैया ये है अपनी संग्राहक उत्सर्जक संधि, उत्सर्जक मैंने गलत लिखा कुछ, उत्सर्जक संधि, ओके। और ये है संग्राहक संधि, ठीक है। तो अभी कभी पूछ दिया जाता है आपसे कि भैया ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए, सक्रिय करने के लिए उत्सर्जक संधि को होना चाहिए कैसे, अग्रदिशिक, और संग्राहक संधि को होना चाहिए पश्च दिशिक। एक बात और, उत्सर्जक संधि को हमेशा बहुत छोटा वोल्टेज और संग्राहक संधि को बड़ा वोल्टेज दिया जाता है। इनकी धाराओं का डायरेक्शन ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। यहां पर पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये धारा होती है नीचे की ओर, ये धाराएं होती हैं ऊपर की ओर दोनों, ठीक है। यहां पर आइए, इसमें भी वही करना है भैया। उत्सर्जक संधि ये है, यहां पर अग्रदिशिक वोल्टेज देना है, अग्रदिशिक वोल्टेज देना है तो भैया N क्षेत्र को यहां पर नेगेटिव से जोड़ना होगा,
N क्षेत्र को निगेटिव से, P क्षेत्र को पॉजिटिव से, ये भैया अग्रदिशिक हो गया। और यहां पर पश्चिदिशिक करना है तो ये वाला N क्षेत्र जो है वो भैया पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इस तरह से। तो ये हमारा अग्रदिशिक हो गया, ये हमारा पश्चिदिशिक हो गया। इतना याद रखना, उत्सर्जक संधि हमेशा अग्रदिशिक, संग्राहक संधि हमेशा पश्चिदिशिक रखी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देख लेना। और मैंने एक बात बताई है, यहां पर धारा ये वाला ऊपर की ओर, ये वाले दोनों नीचे की ओर हो जाएंगे। इस तरह से धारा का डायरेक्शन होता है। अब मैं एक और बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर जो इमिटर से निकलने वाली धारा है या फिर इमिटर में जाने वाली धारा है, ये E है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो इमिटर से निकलने वाली धारा या इमिटर से जाने वाली धारा या इमिटर के टर्मिनल के पास में जो भी धारा है उसे हम लिखते हैं IE से। IE धारा को भैया I से लिखा जाता है और इमिटर किससे निकल रही है इसलिए IE। यहां पर भी ये हो जाएगी IE। ओके, बेस के पास या बेस में जाने वाली या बेस से निकलने वाली धारा यह क्या हो जाएगी IB। IB ये बेस से निकल रही है तो यहां पर जो धारा होगी वो होगी IB। ओके, और कलेक्टर से जाने वाली धारा या कलेक्टर से निकलने वाली धारा इसको हम बोलेंगे IC और यहां पर क्या हो जाएगा IC। ओके ओके ओके, अब जरा समझना आप, यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, मैं भैया सारी बात बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि अगर आपके जो सिलेबस में मतलब ट्रांजिस्टर 3 डायोड है तो इनको अलग अलग तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसको एक उभयनिष्ठ आधार विन्यास के से जोड़ सकते हैं हम, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में जोड़ सकते हैं और उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के रूप में भी जोड़ा जा सकता है। आपके जो सिलेबस में है वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। ठीक है, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की अगर हम बात करें, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, क्या बात है यार, उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास ही आपके सिलेबस में है, तीनों नहीं है। ठीक है, सो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में हमेशा याद रखना आपकी जो निर्गत धारा होगी, निवेशी धारा, निवेशी धारा जो होती है, निवेशी धारा को हम बोलते हैं IB और निर्गत धारा को हम क्या बोलते हैं, निर्गत धारा को हम बोलते हैं IC। IB जो होता है वो निवेशी धारा होती है और IC जो होती है वो निर्गत धारा होती है। ठीक है, इन दोनों को याद रखिए आप। अच्छा, यहां पर एक फॉर्मूला होता है, IE जो होता है इक्वल होता है IB प्लस IC के। ठीक है, आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे यहां पर अगर, तो आप देखेंगे संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। संधि की ओर धारा आ रही है केवल IE और संधि से दूर जा रही है IB और IC, तो इनके योग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी वही हो जाएगा, संधि के पास आ रही है IB IC, दोनों का जोड़ कर दिया, इससे दूर जाने वाले IE, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये याद रखना, ये फार्मूला होता है IE बराबर में IB प्लस IC। ओके, अच्छा यहां पर आओ, मैंने क्या बताया, निवेशी धारा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की हम बात कर रहे हैं, निवेशी धारा होगी IB और निर्गत धारा होगी IC। अब यहां पर एक क्वेश्चन या फार्मूला होता है भैया धारा लाभ का, धारा लाभ या फिर धारा लब्धि भी बोला जाता है। ठीक है, तो धारा लब्धि या धारा लाभ आपसे कभी फार्मूला पूछ दिया जाए तो धारा लाभ बराबर में क्या होता है भैया, धारा लाभ कहते हैं निर्गत धारा में हुए परिवर्तन और निवेशी धारा में हुए परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। निर्गत धारा कौन है, निर्गत धारा है IC और IC में हुआ परिवर्तन डेल्टा IC से लिखा जाएगा। धारा निवेशी धारा क्या है IB और IB को हम IB से लिखेंगे, लेकिन निवेशी धारा में हुए परिवर्तन को हम डेल्टा IB से लिखेंगे। इन दोनों का जो अनुपात है उसे हम बोलते हैं धारा लाभ, जिसे हम बीटा AC से व्यक्त करते हैं। तो भैया याद रखना, बीटा केवल बीटा भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर आप बीटा केवल लिखा देखेंगे, कहीं कहीं पर आप बीटा AC लिखा देखेंगे, आपकी मर्जी है। मैं केवल बीटा लिख करके दिखा रहा हूं। तो बीटा बराबर में क्या है जरा मैं बताइए आप लोग। बीटा मतलब धारा
धारा लाभ। धारा लाभ क्या है? धारा लाभ बीटा बराबर में डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, मतलब निर्गत धारा में हुए परिवर्तन तथा निवेशी धारा में हुए परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, धारा लाभ के लिए फार्मूला है। यहीं पर आप वोल्टेज लाभ की बात कर लो। वोल्टेज लाभ, भैया वोल्टेज लाभ क्या है? इसे हम एवी से व्यक्त करते हैं। एवी क्या है? निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज में हुए परिवर्तन को वोल्टेज लाभ कहेंगे। सिंपल बात है भैया, निर्गत वोल्टेज क्या, निर्गत धारा आईसी थी तो निर्गत वोल्टेज वीसी हो जाएगा। ठीक है, आई लगा दो, डेल्टा लगा दो, हुआ परिवर्तन है। और निर्गत निवेशी वोल्टेज क्या हो जाएगा? आईबी थी, ऐसे ये वी बी हो जाएगा। ठीक है, V बराबर में आई आर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आई आर, तो डेल्टा वीसी बराबर में V बराबर आई आर के अनुसार आई वीसी के लिए आई सी हो जाएगा, डेल्टा आई सी। और R मतलब R आउटपुट वाला है, ये आउटपुट वाला ही तो होगा, है राउट नहीं लिखा है, R आउटपुट लिखा है ये। ठीक है, यार R O केवल लगा देते हैं, R O मतलब R आउटपुट। ठीक है, अगेन नीचे V बराबर आई बी, तो यहां पर I जो होगा वो आई बी होगा। ओके, और R क्या होगा? R की जगह पर R इनपुट रखेंगे, R I लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, ओके। डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी आप देख रहे हैं, इसे हम बीटा भी लिखते हैं, तो इसे बीटा इंटू में R आउटपुट अपॉन R इनपुट, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। किसके लिए? वोल्टेज लाभ का फॉर्मूला क्या है? बीटा इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। ठीक है, अगेन अगर आप एक और बात करें शक्ति लाभ, तो शक्ति लाभ क्या हो जाएगा? शक्ति लाभ, तो शक्ति लाभ, शक्ति मतलब P और P बराबर में VI होता है, तो V मतलब वोल्टेज, तो शक्ति लाभ क्या होगा? वोल्टेज लाभ और धारा लाभ। वोल्टेज लाभ मतलब जिसे हम बोलते हैं AV, और धारा लाभ मतलब जिसे हम बोल रहे हैं बीटा। तो शक्ति लाभ P, ठीक है, AP लिख देते हैं इसको हम, AP शक्ति लाभ। ठीक है, AV कितना? तो AV है हमारा बीटा इंटू में R आउटपुट अपॉन R इनपुट। ओके, इनटू में बीटा, तो बीटा को बीटे रहने दो आप, तो यहां पर हम AP इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा 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 स्क्वायर इंटू में R आउटपुट अपॉन R इनपुट। ये हमारा शक्ति लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा। भैया ये पूरा का पूरा मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में जो कहानी सुनाई है आपको समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। अगर कुछ कंफ्यूजन है भैया थोड़ा सा बैक जाइए और पूरा इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ूंगा। इसके अलावा आगे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इसमें यार, कि इसकी वर्किंग कैसी होती है, वर्किंग में समझाऊंगा तो फिर एक क्लास वर्किंग में लगती है। नो प्रॉब्लम, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि है हमारा लॉजिक गेट। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। और भैया याद रखना, लॉजिक गेट आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जितने भी हम लॉजिक गेट पढ़ने वाले, सबसे इजी चैप्टर होता है ये, सबसे इजी होते हैं, लेकिन बच्चे इसमें गलती करके आ जाते हैं। भैया आपको ये गलती नहीं करना है, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। ओके, तो आपको गलती नहीं करना है। एक बात और यार, जब बोर्ड एग्जाम हो और जब पेपर आए, आप पेपर देखना, आपने अगर पूरा रिवीजन हमसे किया होगा तो आपको लगेगा यार बहुत इजी पेपर है, बहुत मच्छर है, बहुत इजी पेपर है। लेकिन एक बात, जब आप पेपर दे करके आना और आपको क्वेश्चन सब दिख रहे हो कि हाँ ये सब सर ने पढ़ाया था, तो भैया आ करके वीडियो पर एक बार कमेंट करना। लास्ट वाला जो वीडियो हमारा आए उस पर एक बार यार कमेंट करके हमें जरूर बताना कि सर ये क्वेश्चन मेरे में आया था, ये क्वेश्चन हाँ आपने जो बताया था ये आया था। और मैं अभी एक आपको मॉडल पेपर दूंगा, ठीक है, उसको आपको देख के जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। ठीक है, चलो सर पहले देखते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा जो है लॉजिक गेट। ओके, लॉजिक गेट, भैया लॉजिक गेट जो है हमारे 3 हैं जो मूल गेट कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये मूल गेट कौन कौन से हैं? मूल गेट जो है हमारे पास वो है 3। एक है, मैंने यहां पर लिख भी दिया है, और एक एंड, एक नॉट, और एंड नॉट। तीनों को मैं यहां पे एक एक करके समझाने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पहला और गेट के बारे में जानते हैं। ओके, और गेट के अगर प्रतीक की बात करें तो प्रतीक कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रतीक कुछ ऐसा है, इसमें 2
या दो से अधिक इनपुट होते हैं, इनपुट को मैं ए और बी से दिखाता दे रहा हूं, ये दो या दो से अधिक, दो मैंने दिखाए हैं, दो से अधिक भी इनपुट हो सकते हैं, और ये ऑर गेट है, और ये वाला जो है हमारा आउटपुट है जिसे हम वाई से व्यक्त कर देते हैं, आप सी से भी व्यक्त कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा प्रतीक है, ऑर गेट का प्रतीक। अक्सर पूछा जाता है ऑर गेट का प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी लिखिए, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं, ये प्रतीक मैंने बता दिया। अब बूलियन व्यंजक इसका क्या होता है, तो बूलियन व्यंजक जो इसका होता है ऑर गेट का, वो होता है a प्लस बी इक्वल वाई। ओके, इसको प्लस पढ़ा नहीं जाता है भैया, इसको पढ़ा जाता है a और b इक्वल्स वाई। ओके, a और b इक्वल्स वाई, ये हमारा बूलियन व्यंजक होता है ऑर गेट का। प्रतीक हो गया, बूलियन व्यंजक होगा। अब इसकी सत्यता सारणी आपको मैं बताता हूं भैया। सत्यता सारणी आप अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आपको मैं सत्यता सारणी बता रहा हूं। ये एक इनपुट दिखाया, ये दूसरा इनपुट दिखाया, और ये a है, ये b है, और ये हमारा y होगा जिसे हम a प्लस बी कहते हैं। इस तरह से आपको सत्यता सारणी बनानी है। अब जरा ध्यान से देखना, आपको कौन कौन से इनपुट यहां पर दिखाने हैं, 4 दिखाने होते हैं। सबसे पहला आप 0 0 लिख देना, फिर 1 0, फिर 0 1, फिर 1 1, ये आप लिख लेना डायरेक्टली। 0 0 1 0 0 1, 0 0 ले लिया, फिर एक में 1 कर दिया, एक में 0 कर दिया, फिर 0 कर दिया, फिर इसमें 1 कर दिया, इसमें दोनों में 1 कर दिया, ठीक है। बस यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब 0 0 जब होगा तो 0 0 का एडिशन 0 ही होगा। 1 और 0 का जब ऐड करोगे a प्लस बी तो 1 हो जाएगा। 0 और 1 का ऐड करोगे तो 1 ही होगा, और 1 और 1 का ऐड करोगे तो 2 ना कर देना, 1 ही करना, ठीक है। क्योंकि ये जो बाइनरी डिजिट होते हैं 0 और 1, ये केवल 2 ही होते हैं। अगर बल्ब जला, परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो भैया 1, नहीं प्रवाहित हो रही है तो 0। तो अब 2 तार आप जोड़ दो, दोनों से धारा प्रवाहित होगी। एक तार जोड़ दो तो उससे भी धारा प्रवाहित होगी। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, धारा एक से प्रवाहित हो या दोनों से प्रवाहित हो। अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको केवल एक ही लिखेंगे, और नहीं प्रवाहित हो रही है तो 0 से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब दोनों तारों में धारा प्रवाहित हो रही है तो भैया 1, एक धार में धारा प्रवाहित हो रही है तब भी 1, एक से धारा प्रवाहित हो रही है तब भी 1। जब दोनों से प्रवाहित नहीं हो रही तब हमने लिखा 0। ओके, तो ये आपकी सत्यता सारणी हो गई किसकी भैया, और गेट के लिए। सत्यता सारणी ये है, बूलियन व्यंजक ये है, प्रतीक ये है, यही आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे गेट की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है हमारा एंड गेट, AND गेट। ओके, एंड गेट क्या होता है, एंड गेट का जो प्रतीक है भैया डी टाइप में होता है, ये, ठीक है। सीधी सीधी ये लाइन आगे वाली, इसको कर्व्ड रखा गया था। इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। ये इनपुट है, इनको मैं A और B से दिखा देता हूं। यहां पर एक आउटपुट होता है जिसे हमने Y से दिखा दिया। तो ये और गेट, ये एंड गेट का क्या है, ये एंड गेट का भैया, ये एंड गेट का प्रतीक है, ठीक है। इसका अगर आप बूलियन व्यंजक लिखेंगे तो इसको आप A इंटू B या A डॉट B इक्वल्स Y लिखोगे। और भैया यहां पर ये याद रखना, A डॉट इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको पढ़ा क्या जाता है, A एंड B इक्वल्स वाई, A एंड B इक्वल्स वाई। ये इसका बूलियन व्यंजक है, किसका, एंड गेट का बूलियन व्यंजक। अगर मैं इसकी सत्यता सारणी की बात करूं तो भैया इसकी सत्यता सारणी कैसी होगी, तो उसी प्रकार से बात कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये Y होगा जिसे हम क्या लिख रहे हैं, A एंड B। ओके, यहां पर आपको क्या क्या देते हैं, 4 इनपुट देने, वही वाले इनपुट जो आपको अभी निदाप ने दिया था। 0 0 दिखा दीजिए, 1 0 दिखा दीजिए, 0 1 दिखा दीजिए, और 1 1 दिखा दीजिए। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना, 0 0 इंटू है, डॉट है तो इंटू करिए, 0 0 0 होगा। 1 और 0 की गुणा भी 0 होगी, 0 और 1 की गुणा भी 0 होगी, 1 और 1 की गुणा 1 हो जाएगी। बस इसमें 0 0 0 1, ठीक है। इसमें ऐड हो रहा था, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, बस एक एक ऐड करके 2 ना कर दो, एक ही करना। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 1 0 0 0 1 0 और 1 1 1। ओके, ये हो गया आपका एंड गेट। तो एंड गेट का प्रतीक, बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी। इसके बाद में तीसरी चीज आपकी क्या है, तो तीसरा है आपके पास जो मूल गेट है वो है नॉट गेट। क्या है भैया, नॉट गेट। चलो यहां पे बना देते हैं, नॉट गेट। यार नॉट गेट
का जो प्रतीक होता है ना वो ऐसा होता है ट्रायंगल के टाइप में, ठीक है। इसमें केवल एक ही इनपुट होता है जिसे हमने ए से व्यक्त किया। एंड नॉट गेट में एक से ज्यादा इनपुट आप नहीं रख सकते, इसमें दो या दो से अधिक भी रख सकते, इसमें एक से ज्यादा इनपुट आप नहीं रख सकते और एक ही आउटपुट होगा। तो ये है हमारा नॉट गेट। ये पूछा जा चुका है कौन सा मूल गेट ऐसा है जिसमें केवल एक ही इनपुट हो सकता है। तो सिंपल है, आपके पास क्या है, नॉट गेट है जिसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अच्छा, इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो इसका बूलियन व्यंजक ए, इस पर बार लगाते हैं, इक्वल्स वाई लिखते हैं। यहां पर बार को बार ना पढ़ करके ए नॉट इक्वल्स वाई, ये नॉट ए इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? नॉट ए इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। ओके, अब यहां पर इसके आप सत्यता सारणी की अगर बात करेंगे तो इसकी सत्यता सारणी कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। इसमें दो ही टर्म होते हैं, एक ए एक y, जिसे हम ए नॉट कह रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक ही टर्म है, दो है नहीं, तो एक बार 0 एक बार 1 रखिए। जब 0 होगा तो y को 1 कर देना, जब 1 होगा तो y को 0 कर देना। ये समझने वाली बात है, इसको जरा समझ लेना। मैंने ये बताया है कि जब नॉट गेट में इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, और अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 आएगा। जस्ट अपोजिट कर देता है नॉट गेट। इनपुट 0 दिया तो आउटपुट 1 दे देगा, और अगर आउटपुट आपने 1 दिया तो इनपुट 0 दे देगा, ठीक है। तो नॉट गेट जस्ट अपोजिट कर देता है, 0 को 1 बना देता है या फिर 1 को 0 बना देता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों गेट समझ में आ गए होंगे। भैया नॉट गेट का प्रतीक है, बूलियन व्यंजक है, सत्यता सारणी है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो मन भर के, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम समझेंगे सार्वत्रिक गेट के बारे में, जो हमारा चौथा टॉपिक है। ओके, सार्वत्रिक गेटों के बारे में, मूल गेट हो गए। अब इन मूल गेटों को मिला करके क्या बनाए जाते हैं भैया? सार्वत्रिक गेट तैयार किए जाते हैं। तो ठीक है भाई, सार्वत्रिक गेटों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सार्वत्रिक गेट कौन कौन से हैं। ये मैंने आपको बताया है, क्लास से अगर कुछ आप सीख रहे हैं तो भैया बिना लाइक किए मत जाइएगा यार। बहुत मेहनत करते हैं, आपको 10 बजे हम वीडियो आपके लिए शूट कर रहे हैं, आप हमारे लिए बस इतना नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते क्या? अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने जूनियर्स के साथ में चैनल को शेयर कर दो, उनको बता दो भैया यहाँ पर आप फिजिक्स फील करके पढ़ सकते हो। अभी तो हम रिविजन करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं, लेकिन जब हम पूरा कोर्स पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत धीरे धीरे आपको अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो टेंशन ना लेना, अगर आप अब चैनल पर आ गए हैं तो अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर आइए, अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकते हैं आप, इंटरमीडिएट की और फर्स्ट ईयर की भी, ठीक है। चलो आइए हमारे साथ, और हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए यार, मैं लिख देता हूँ आर्या_सर, सर्च करिए इंस्टाग्राम पर जाकर के, हमारा अकाउंट मिलेगा, फॉलो कर लेना। अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चन है, आप वहां पर पूछ सकते हैं हमसे, मैं जरूर किसी ना किसी वीडियो में उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक है सार्वत्रिक गेट के बारे में। भैया सार्वत्रिक गेट क्या होते हैं? सार्वत्रिक गेट, यार सार्वत्रिक गेट ना दो है आपके पास। सार्वत्रिक गेट कौन कौन से दो हैं? एक है नॉर गेट और एक है नैंड गेट, ठीक है। तो नॉर गेट और नैंड गेट के बारे में अब हम लोगों को जानना है, और इन दोनों की चर्चा हम लोग अब करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला, जिसे हम बोल रहे हैं नॉर गेट। भैया नॉर गेट क्या है? इसके अगर हम प्रतीक की बात करें तो भैया नॉर गेट क्या है? नॉर गेट का मतलब है एक्चुअल में, यार नॉर गेट का एक्चुअल मीनिंग क्या है हम बता दें आपको, और प्लस नॉट। अगर और गेट और नॉट गेट को दोनों को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो ये नॉर गेट बन जाता है, ठीक है। मतलब और गेट का जो आउटपुट होता है उसमें अगर नॉट गेट का इनपुट जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? नॉर गेट बन जाएगा। जैसे जैसे ये और गेट था, ये और गेट था, ऐसा ही था ना, ओके। ये और गेट था, इसके दो इनपुट हम बना लेते हैं, ए और बी। इसमें हम क्या कर देंगे, यहां पर हम यार एक्चुअल में ये आउटपुट था इसका, जिसे हम वाई कह रहे थे, ठीक है। इसके बाद में इसके आउटपुट में, और गेट के आउटपुट में इनपुट जोड़ दो, किसका? नॉट गेट का। ये नॉट गेट का इनपुट, ये मान लिया वाई था, और ये वाई डैश निकल के आया, ठीक है। ये आउटपुट है, या फिर आप आउटपुट को केवल वाई दिखाया करो, यहां पर वाई डैश कर लो, ठीक है। ये वाई डैश कर लो, फाइनल आउटपुट हमारा वाई होगा, तो ये नॉट है।
तो और गेट के आउटपुट में नॉट गेट का इनपुट जोड़ दिया तो बन गया भैया नॉर गेट। नॉर गेट बन गया ये। इस नॉर गेट को एक दूसरे तरीके से भी दिखाया जाता है। सॉरी भाई, ध्यान से देख लो, मैंने एक गलती कर दी है कि नॉट गेट का जो हमने पहले भी प्रतीक बनाया था यहां पर एक सर्कल जैसा बनाया जाता है। सॉरी, अभी हमसे गलती हुई है। इससे पहले जो मैंने लॉजिक गेट में नॉट गेट यहां पर बताया था उसका मैंने प्रतीक केवल ऐसे बता दिया था कि इस तरह का प्रतीक होता है। इस तरह का यार प्रतीक नहीं होता, ये ए होता है, ये वाई होता है। यहां पर एक सर्कल टाइप में बनाया जाता है, ठीक है, ये सर्कल टाइप में बनाया जाता है। इस सर्कल को बनाना जरूरी है। ये है भैया नॉट गेट का, और सब कुछ सही था, प्रतीक थोड़ा सुधार लेना। यहाँ पर नॉट गेट में ये सर्कल जैसा ऐड किया जाता है, तो ये सर्कल जैसा मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर मैं भूल गया था, उस समय पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। चलो यार कोई बात नहीं, इतना तो समझते हो आप लोग, ठीक है। तो भैया और गेट, जो यार बच्चे पहली बार आए होंगे सर जी इन्हें भूल जाते हैं यार, ऐसे पढ़ाओगे फिजिक्स, यार क्या करें, हो जाता है यार, सबसे हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है भैया। और गेट के आउटपुट में नॉट गेट का इनपुट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भैया, नॉर गेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस दोनों को मैंने अलग अलग करके जोड़ करके दिखाया है। एक्चुअल में अगर इसको मिला करके हम इसका प्रतीक बनाएं तो इसका लॉजिक प्रतीक कुछ ऐसे बनाया जाता है। यार कैसा बनता है, मेरे से बढ़िया बन नहीं पाता है, चलो बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। ए बी और ये सर्कल यहां पे लगा दिया, बस ये भैया नॉर गेट बन गया। ध्यान से देखो, अगर ये सर्कल ना लगाया होता तो ये और गेट रहता, अगर ये सर्कल लगा दिया तो ये अब नॉर गेट हो गया। तो और नॉट गेट को आप अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, बस नॉट गेट वाला सर्कल उठा करके यहां पे लगा दो। तो ये जो प्रतीक है आपका, ये किसका प्रतीक है, नॉर गेट का प्रतीक है। तो नॉर गेट के प्रतीक के बारे में आप जान गए हैं, ये आउटपुट है वाई, ठीक है। इसका अगर आपसे बूलियन व्यंजक पूछा जाए तो सिंपल बात है यार, बूलियन व्यंजक इसका क्या हो जाएगा, जो और गेट का था उसका बूलियन व्यंजक उठाइए। और गेट का बूलियन व्यंजक था y इक्वल्स ए और बी, और इस पर लगा दीजिए आप बार, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इसका बूलियन व्यंजक, y इक्वल टू ए प्लस बी पर बार लगा देना है, तो ये हमारा इसका बूलियन व्यंजक हो गया। किसका भैया, नॉर गेट का बूलियन व्यंजक हो गया, प्रतीक हो गया, बूलियन व्यंजक हो गया। सत्यता सारणी में यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, ठीक है। और यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ठीक है, मेहनत करते हैं यार, और थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। अभी ये पटाखा दगा यार, मैं डर गया अचानक, मैंने सोचा क्या हो गया यार, ठीक है, बारात जा रही है बाहर इसलिए, कोई बात नहीं है। चलो हाँ, सत्यता सारणी इसको रख देते। सत्यता सारणी इसमें क्या करनी है भैया, कुछ नहीं यार, और गेट वाली सत्यता सारणी उठाओ तुम, और गेट वाली सत्यता सारणी आप उठाओ, ठीक है। और गेट वाली सत्यता सारणी उठाओ पहले। ये ए था, ये बी था, यहां पर ए प्लस बी होता था और गेट में, ये तो होता था, जिससे हम यहां पर इसे हम वाई डैश कह लेते हैं अभी के लिए, वाई डैश ए प्लस बी, अभी वाई फाइनल वाला होगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहां पर 4 इनपुट दिया करते थे। कौन कौन से थे इनपुट, जरा याद करो। मैंने बताया 0 0 1 0 0 1 1 1, यही थे, ओके। जो और गेट था ये क्या देता था आउटपुट में, 0 0 का 0 देता था, 1 0 का 1, 0 1 का 1 और 1 1 का भी 1 देता था। लेकिन यहां पर ये तो और गेट की सत्ता सारणी है। अगर आपको नॉर गेट की सत्ता सारणी बनानी है तो एक आगे चलना होगा स्टेप, ये हमारा फाइनल वाई होगा, जिससे हम ए और बी का बार लिखेंगे। ये वाला हमारा बूलियन व्यंजक यहां पे आएगा, ये है हमारा। और इसको क्या करना है, देखो इसका ये इनपुट के रूप में है, क्योंकि वाई डैश नॉट गेट का इनपुट क्या है, वाई डैश ही तो है। तो ये है हमारा इनपुट, ये है आउटपुट, और बीच में गेट कौन सा है, नॉट। तो नॉट गेट में 0 जाएगा तो क्या आएगा, 1। अभी मैंने बताया था नॉट गेट क्या करता है, 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है। तो नॉट गेट का 0 गया तो यहां पर हो गया 1, ये 1 गया तो यहां पर हो गया 0, ये 1 गया तो ये हो गया 0, ये 1 गया तो यहां पर हो गया 0, ठीक है। तो ये आपकी जो सत्यता सारणी है, ये किसकी सत्यता सारणी है, ये नॉर गेट की सत्यता सारणी है। अगर आप पूरा बनाना चाहते हो तो पूरा बना देना, या फिर आप इस वाले टर्म को गायब भी कर सकते हो। ये वाला टर्म गायब कर दो, 0 0 का 1, 1 0 का 0, 0 1 का 1 0 और 1 1 का 0, ये आप दिखा सकते हो। ये किसकी है, ये किसके लिए है सत्यता सारणी, ये है आपकी नॉर गेट के लिए सत्यता सारणी। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
प्रतीक ये भी है, ये भी है। ये प्रतीक ऐसे बनाना है आपको, या फिर ऐसे समझने के लिए बना सकते हो। ये इसका बूलियन व्यंजक है, ये इसकी सत्ता सारणी है नॉर गेट की, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे बढ़ता हूं, उसके बाद में बताता हूं नैंड गेट के लिए क्या कहानी है। ओके, नैंड गेट के लिए अब हम कहानी आपको सुनाते हैं भैया। नैंड गेट, ठीक है। अभी सत्ता सारणी को इसी में सुधार लेंगे यार, कहां जाएंगे फालतू में। नैंड गेट की हम बात करते हैं भैया, NAND, नैंड गेट। ओके, नैंड गेट में क्या है, मैं बता रहा हूं कि भैया एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट जोड़ना है तो नैंड गेट बन जाएगा। अभी मैंने बताया था और गेट के आउटपुट में नॉट गेट जोड़ोगे तो नॉर गेट, एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट जोड़ोगे तो नैंड गेट। ओके, जैसे यहां पर क्या किया मैंने, एंड गेट लिया, ये A है, ये B है, ये भैया एंड गेट है, ठीक है। यहाँ पे इसका Y डैश, इसके आउटपुट में नॉट गेट का इनपुट जोड़ दिया, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट Y हमें मिला। तो ये जो आपका गेट बन रहा है, इस गेट को ही हमने क्या बोला, नैंड गेट बोला। इसको अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो क्या बनाएंगे, जैसे अभी हमने बताया था, ये बनाया और इनपुट दिखा दिया A B और नॉट गेट वाला ये सर्कल और ये Y, ठीक है। तो ये इसका हो गया नैंड गेट का आपका ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया, ठीक है। इसके बाद में इसके बूलियन व्यंजक की बात करो तो एंड गेट वाला बूलियन व्यंजक लीजिए आप। एंड गेट वाला बूलियन व्यंजक क्या था, Y इक्वल्स A एंड B, यहाँ पे डॉट लगाते थे। अब बस ऊपर बार लगा देना है तो ये नैंड गेट का बूलियन व्यंजक हो जाएगा। तो y इक्वल्स A डॉट B का बार अगर लगाएंगे तो आपका ये बूलियन व्यंजक हो गया। अच्छा, अब सत्ता सारणी में क्या करना है यार, सत्ता सारणी में यहाँ पर y डैश को क्या लिखेंगे, A डॉट B, y बार को क्या लिखेंगे, A डॉट B बार। यहाँ पर आप ये इनपुट तो वही रहेंगे ना, ये तो हमेशा ही वही रहने हैं। अब इनको आपको चेंज कर लेना है अपने अनुसार। ध्यान से देखो, 0 0 का एंड गेट में A इंटू B होगा, ये 0 होगा, 1 0 का 0 होगा, 0 1 का भी 0 होगा, 1 1 का 1 होता था, ठीक है। अब ये इनपुट ये आउटपुट निकालो, ये इनपुट ये आउटपुट निकालो। नॉट गेट में 0 का 1 देता है नॉट, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। तो ये आपका पूरा सत्ता सारणी बन गया किसका, नैंड गेट के लिए सत्ता सारणी। बूलियन व्यंजक, ये क्या है, प्रतीक है, ये भी प्रतीक है नैंड गेट का शॉर्टकट, और ये हमारा बूलियन व्यंजक है और ये है इसकी सत्ता सारणी। मेरे ख्याल से ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना भैया, ले लो यार, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पूरी क्लास ये समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है भैया लाइक ठोको, और साथ ही साथ में क्या करना है, अपने छोटे स्टूडेंट्स को जो आपके जूनियर हैं, आपके साथ में पढ़ते हैं भैया, उनको बता दो कि इस चैनल पर इंटरमीडिएट की पूरी फिजिक्स पढ़ना, फील के साथ में मैं पढ़ाऊंगा फ्री में अच्छे से, साथ में मैथ की भी तैयारी कराऊंगा, फिजिक्स की भी तैयारी कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से विद न्यूमेरिकल। सारे के सारे चैप्टर्स का हमने आपका रिवीजन करवा दिया। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक के सारे चैप्टर्स का रिवीजन 1 घंटे में एक चैप्टर पूरा आपका कवर करवाया है बहुत अच्छे ढंग से। डेरिवेशंस और डेफिनेशंस को मैंने समझा करके समझाया है, जैसे आज मैंने समझाया है वैसे ही हर वीडियो मैंने समझाया है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो भैया पिछली सारी क्लासेस आप देख लो। अब मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि अगर आपने पूरी क्लासेस देख ली, जो रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है, 16 वीडियोस हैं आपके पास में, सारे 16 वीडियोस अगर आप देख करके जाते हैं तो आप एग्जाम पेपर में फोड़ के आएंगे भैया खतरनाक तरीके से, ठीक है। और न्यूमेरिकल मैं लाने वाला हूं, टेंशन ना लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में शायद इसमें ना मिले, लेकिन न्यूमेरिकल आप हमारे चैनल पर जाइएगा, आपको मैं अगले वाला वीडियोस में न्यूमेरिकल पर ही ला रहा हूं, टेंशन ना लेना। कौन कौन से किस किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं न्यूमेरिकल्स आपके लिए ला रहा हूं भैया। जल्दी जाओ और हमारे चैनल पर विजिट करके हर वीडियोस जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं उनको देख लीजिए। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ना, कौन सा, रिवीजन प्लेलिस्ट, इसी में आप जाइएगा। नीचे आपको रिवीजन के तो सारे वीडियोस मिलेंगे 1 से 14 चैप्टर तक के, इसी में न्यूमेरिकल के भी वीडियोस आपको लास्ट में दिख जाएंगे, तो न्यूमेरिकल के भी वीडियोस आप देख करके जाइए, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में हम फिर आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते हैं अच्छे से।